वरदान अपने हाथ में पकड़ा ऑफिस बैग एक साइड रखता है। अगले ही पल वो कल्पना के बेहद करीब था, कुछ ज़्यादा ही करीब। ये मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है, वो मन ही मन बोलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वरदान एकदम से उसे पकड़कर दूसरी तरफ घुमाता है और सूट में लगी चेन बंद करते हुए, तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मेरी परमिशन की या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कहते हुआ वो उसकी चेन लगाने लगता है। और ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां कल्पना की पीठ को छू रही थीं। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वरदान आईने में से उसे ही देख रहा था। वो आहिस्ता से उसकी चैन बंद करके उससे पीछे होता है और फिर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसकी आवाज़ से कल्पना होश में आती है और अपनी आंखें खोलती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वरदान वहाँ से चला गया। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थीं और सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब वरदान उसके करीब आया, उसको छुआ, उसकी चैन बंद की और फिर उसका ये कहना कि तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मुझे बताने या मेरी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरदान का अंदाज, उसकी बातें, उसका छूना, सब कल्पना को एक अलग एहसास करवा रहा था। एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे तो यह था कि वरदान उसे जाने से मना कर देगा, उस पर गुस्सा करेगा, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बात पर उसे बहुत हैरानी होती है। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाती है और अपना पर्स उठाकर नीचे जाती है। जब तक वो नीचे जाती है, तब तक वरदान ऑफिस चला गया था। कल्पना नीचे आती है, जहाँ उसके लिए टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। मैम, आपके लिए नाश्ता लगा दिया है। सर ने कहा है कि आप प्लीज़ नाश्ता करके ही घर से जाएं। वो लड़की कल्पना से कहती है। कल्पना मना करने वाली होती है, पर तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो अपने पर्स से फ़ोन निकालती है, लेकिन स्क्रीन पर वरदान का नंबर देखकर उसकी धड़कनें शोर करने लगती हैं। ऊपर कमरे में जो हुआ, एक बार फिर वो उसके ज़हन में ताज़ा हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वो फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी तेज चलती सांसें वरदान को भी महसूस हो रही थीं। इससे पहले कि कल्पना कुछ बोलती, तभी वरदान की सर्द आवाज़ उसके कानों से टकराती है। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, जो करना चाहती हो कर सकती हो। बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर से नाश्ता करके ही जाना। तुम्हारा गुस्सा नाराज़गी सब एक तरफ, लेकिन टाइम से खाना पीना एक तरफ। आई होप कि तुम मेरी बात का मान रखोगी। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है, लेकिन कल्पना कुछ बोल नहीं पाती। क्या बोलती, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वरदान ने उसे फ़ोन किया और उसे रिक्वेस्ट की कि वो नाश्ता करके जाए। बेशक वो खुद नाश्ता किए बिना चला गया था, पर कल्पना का उसको पूरा ध्यान था। कल्पना भी चुपचाप नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। पता नहीं क्यों वरदान की बात को टाल नहीं पाती वो। आज तो उसे वरदान कदम कदम पर हैरान कर रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा हैरानी तो उसे तब होती है जब वो अपने बैंक पहुंचती है। जैसे वो बैंक पहुंचती है तो सब लोग उसका स्वागत करने लगते हैं। वरदान का नाम लेकर उसको छेड़ने लगते हैं। उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग जो कल बैंक में नहीं थे, उनको आज पता चला था कि कल्पना ने वरदान से शादी कर ली है, तो वो भी उससे पार्टी पार्टी की डिमांड करने लगे थे। पार्टी के नाम से कल्पना को याद आता है कि कैसे अरमान ने सबके सामने कहा था कि वरदान पूरे शहर को पार्टी देगा। यह सब याद आते ही वो मन में, हे भगवान, ये पार्टी वाली बात तो मैं भूल ही गई थी। अब ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या जवाब दूंगी इनको? कैसे समझाऊंगी सबको कि किन हालातों में मेरी शादी हुई? और तो मैं इन शादी को मानती ही भी नहीं, और ना ही मिस्टर वरदान मानते हैं। और जिससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पूरे शहर को पार्टी देगा, वो तो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करता। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी उसकी 2-3 सहेलियां वहां आकर, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, अपने आने से पहले पार्टी का इनविटेशन कार्ड भेज दिया। नॉट बैड, नॉट बैड। अरे यार, जीजू तो तेरे प्यार में पूरे पागल हैं। यह सुनते ही कल्पना हैरानी से, पार्टी, इनविटेशन कार्ड, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो देखो, कितनी अनजान बन रही है, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं।
रातों रात पार्टी की सारी तैयारियां हो गईं, रातों रात कार्ड छप गए और महारानी को कोई होश ही नहीं। तभी उसकी दूसरी सहेली, अरे वो रोमांटिक रात में बिजी होगी ना हमारे जीजा जी के साथ, ये कहते हुए वो ठाका मारकर हंसने लगती है। अरे यार कार्ड तो देख कितना शानदार छपाया है जीजू ने। जब कार्ड इतना शानदार है तो पार्टी कितनी शानदार होगी। वो सब बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं और कल्पना वो कार्ड खोलकर देखने लगती है जिस पर आज रात की पार्टी का इनविटेशन था। सूरज सा कार्ड जिस पर खूबसूरत अक्षरों में लिखा था, वेडिंग रिसेप्शन वरदान ओबराय और कल्पना ओबराय। मतलब वरदान ने पार्टी की तैयारी भी कर ली और मुझे पता भी नहीं चला। कल्पना मन ही मन बोलती है, पर अगले ही पल वो मन में, लेकिन उन्हें कैसे पता चला इन सब के बारे में? मैंने तो कोई बात नहीं की थी इस बारे में वरदान से। तो फिर वो दुविधा में फंसी हुई वहीं बैठ जाती है। दरअसल कल जब अरमान बैंक में आया था तो बाहर खड़ा वरदान का आदमी भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया था और जो अरमान ने कल्पना से कहा, सबके सामने उसका तमाशा बनाने की कोशिश की, यह सब उसने वरदान को बता दिया था। और ये सब सुनकर वरदान पूरा गुस्से से भर गया था और तुरंत इंडिया आने के लिए रवाना हो गया था। और जो अरमान ने सबके सामने कहा था कल्पना को नीचे दिखाने के लिए, वो सब उसने पूरा कर दिया था अरमान का मुंह बंद करने के लिए। आखिर कल्पना उसकी बीवी है और उसकी बीवी पर कोई उंगली उठाए ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उधर अरमान भी ऑफिस पहुंच गया था। उसके दिमाग में अभी भी कल्पना घूम रही थी। मिसेज कल्पना ओबराय, अब तक तो बैंक वालों ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया होगा पार्टी के नाम पर, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा वो अमीर पति कभी पार्टी नहीं देगा। और फिर मैं सबके सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। तुम्हें इतना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा कि वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन का गेट नॉक होता है और प्यून अंदर आता है। उसके हाथ में प्रधान की पार्टी का कार्ड था। वो उस कार्ड को अरमान के सामने रखते हुए, सर ये आपके लिए आया है। जैसे ही अरमान वो कार्ड खोलता है तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रधान पार्टी देगा। उसने तो यूं ही कल्पना को परेशान करने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि जानता था वो कि वरदान को ये पार्टी, ये लोगों की भीड़ पसंद नहीं है। अरे वो तो कभी उस पार्टी में भी नहीं गया था जो उसको अवार्ड देने के लिए रखी जाती थी, बेस्ट बिजनेस अवार्ड मैन का अवार्ड। और वो वरदान आज पूरे शहर को पार्टी दे रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कल्पना के लिए। ये बात अरमान को भी हैरान कर रही थी और कल्पना को भी। कल्पना को तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी वहीं खड़ी उस कार्ड को देख रही थी। तभी उसकी सहेली वहां आकर उसके हाथ से कार्ड छीनते हुए, तू तो ऐसे इस कार्ड को देख रही है जैसे घर पर देखा ही ना हो। कल्पना उसकी तरफ देखती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। उसकी सहेली उसका चेहरा देखते हुए, क्या बात है कल्पना, ये तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक है ना? वो उसकी फिक्र करते हुए बोलती है। इतने में उसकी दूसरी सहेली वहां पर आते हुए, अरे इसके चेहरे का रंग नहीं उड़ेगा तो और क्या उड़ेगा? असल में यहाँ हम सबको इनवाइट करने आई थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके यहाँ पहुँचने से पहले ही हमारे प्यारे जीजू हम सबको इनविटेशन कार्ड भेज देंगे। बस ये थोड़ा सा सरप्राइज हो गई है। क्यों कल्पना, यही बात है ना? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है। अगले ही पल कल्पना मुस्कुराते हुए, हाँ यही बात है। अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे वो, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही उसकी सहेली, हाँ भाई जा, तुझे तो शाम को पार्टी के लिए रेडी भी होना है। आखिर इतनी बड़ी पार्टी है तो बड़े बड़े लोग भी आएंगे, तो तुझे तो सबसे अच्छा दिखना है। और हाँ, जरा आज जीजू को थाम कर रखियो, हम भी जरा कुछ कम नहीं लगने वाले आज। हंसी टिटोली करते हुए उसकी सहेलियां कल्पना को छेड़ रही थीं और कल्पना के पास मुस्कुराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबको बाय बोलकर वो वहां से निकल जाती है, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था। अपने माँ बाप के पास वो जा नहीं सकती थी और वापस वरदान के पास जाना नहीं चाहती थी। वरदान का आदमी अभी भी उसके पीछे ही था। वो पल पल की खबर वरदान को दे रहा था। कल्पना बैंक से निकलती है और फिर ऐसे ही सड़क के किनारे किनारे चलने लगती है।
बहुत ज़्यादा उलझ गई थी वो इस वक्त। एक तरफ वरदान का वो रूप उसकी आंखों के सामने घूम रहा था जब उसने मजबूर किया था उसे खुद से शादी करने के लिए, और दूसरी तरफ उसका ये रूप घूम रहा था कि वो कदम कदम पर उसकी कितनी केयर कर रहा है, उसकी परवाह कर रहा है, जबकि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही उसे कोई ज़रूरत थी पार्टी देने की। कोई उसे तो कुछ नहीं कहता, बेइज्जती होती तो कल्पना की होती, उसके माँ बाप की होती, लेकिन वरदान को इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मकसद था मुझसे शादी करना, अपनी मौसी से बदला लेना, और वो हो चुका है, तो अब ये मेरी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहा है। ये सब सोचते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूरी पर जाकर उसको एक मंदिर दिखाई देता है और वो अपने अशांत मन को शांत करने के लिए मंदिर में जाकर बैठ जाती है। वरदान का आदमी उसको बता देता है इस बारे में कि कल्पना एक मंदिर में जाकर बैठ गई है। हाँ, उसका ध्यान रखना, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके पीछे हो। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और कुछ गहरा सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता था तो वो वैदेही को फ़ोन करता था। हर बार वैदेही उसकी उलझन सुलझा देती थी और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। उधर वैदेही का भी कहाँ दिल लग रहा था। धीरे धीरे वरदान उसके हाथों से छूटता जा रहा था और ये बात वो बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। वरदान का फ़ोन आता है और पहली ही रिंग पर वो फ़ोन उठा लेती है। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वरदान उससे पूछता है। यह सुनकर वैदेही, आपसे कितनी बार कहा है वरदान कि ऐसे बेमतलब के सवाल मुझसे मत पूछा कीजिए। अब बताइए, क्यों परेशान हैं आप? यह सुन वरदान मुस्कुराते हुए, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं परेशान हूँ? वैदेही हल्का सा मुस्कुराकर, क्योंकि आप मुझे फ़ोन तभी करते हैं जब आप किसी परेशानी में होते हैं या किसी उलझन में होते हैं, वरना तो आपको आपकी ये दोस्त कभी याद नहीं आती। लगे हाथ वो अपनी शिकायत भी लगा देती है। एक तुम और एक तुम्हारी ये शिकायतें। लेकिन तुम सच कह रही हो वैदेही, मैं सच में परेशान हूँ। इसके बाद वो उसे सारी बात बताता है कि कैसे अरमान ने कल्पना को सबके सामने परेशान किया, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, और अब वो कल्पना के मान सम्मान के लिए एक पार्टी दे रहा है। क्यों कर रहा है वो ऐसा, बस ये समझ नहीं पा रहा। यह सुनकर वैदेही मन में, अभी तो उस लड़की ने दिल से आपको अपना पति भी नहीं माना और आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, उसके बावजूद आप उसके लिए इतना कर रहे हैं, उसके मान सम्मान का ख्याल रख रहे हैं। जिस दिन आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी तो आप उसके लिए कितना करेंगे। मोहब्बत की शुरुआत ही एक दूसरे की फिक्र करने से होती है, एक दूसरे की केयर करने से होती है, और जो आपकी तरफ से हो चुकी है। वरदान, वो मनी मन ये सब बोल रही थी। उसको खामोश देखकर वरदान, कहाँ खो गई वैदेही, बताओ ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वैदेही तुरंत होश में आते हुए, कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए वरदान। वक्त आने पर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा वरदान, कि शादी चाहे जैसे भी हुई हो, आप दोनों का रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो आपकी पत्नी है और उसकी खुशियों का ख्याल रखना, उसके मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, जो आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, ये मैं जानती हूँ। अब सारी परेशानी को अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल दीजिए और सब वक्त पर छोड़ दीजिए। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोनों ही फ़ोन रख देते हैं। वरदान फिर से अपना सर पीछे सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ कल्पना मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाती है और भगवान की मूर्ति को देखते हुए मन में, पूरी दुनिया में आपको मैं मिलती हूँ ना तंग करने के लिए, मतलब जितनी भी टेस्टी होनी है वो मेरे साथ ही होनी है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थक गई हूँ मैं सोच सोच कर। अपने माँ बाप की सुनूं या अपने दिल की सुनूं। जिस इंसान के साथ में रहना ही नहीं चाहती, जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उसके साथ मैं कैसे अपनी शादी का फंक्शन एंजॉय करूं। और वो शादी जो मेरे लिए मायने ही नहीं रखती। आखिर वो इंसान क्यों कर रहा है ये सब मेरे लिए, जबकि मैं साफ लफ्ज़ों में कह चुकी हूँ उसे कि मैं नहीं मानती उसे अपना कुछ भी, फिर भी पार्टी देने चला है। वो मन ही मन अपनी उलझन से, अपनी परेशानी से जूझते हुए ये सब सोच रही थी। मंदिर के पुजारी जो उसे ही देख रहे थे, वो उसके पास जाकर, बहुत परेशान लग रही हो बिटिया, क्या बात है, भगवान से कोई नाराज़गी है? ये सब सुनकर कल्पना गुस्से से,
मैं सच में भगवान से बहुत नाराज हूँ। इन्होंने मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। मेरी सीधी-सादी ज़िंदगी को इस तरह उलझा दिया है कि मैं चाह कर भी उस उलझन से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पंडित जी, कुछ भी नहीं। पंडित जी मुस्कुराते हुए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती बेटा। किसी भी स्थिति के अंत तक ना पहुँच पाएँ तो उस स्थिति को छोड़ देना चाहिए। आने वाले वक़्त पर भगवान पर वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है और जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। जब कुछ भी हमारे हाथ में ना हो, कुछ भी हमें समझ में ना आए, तो फिर कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। तू भी ये सब परेशानियाँ छोड़, भगवान के आगे माथा टेक और अपने घर जा। सब अच्छा होगा। पंडित जी की बातों का कल्पना पर कुछ असर हुआ था और कुछ-कुछ बातें उसके सर के ऊपर से निकल गई थीं। लेकिन वो कब तक वहाँ बैठी रहती? आखिरकार घर तो जाना ही था। वो उठती है और भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वो घर पहुँच जाती है और सीधा ऊपर अपने कमरे में। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पूरा कमरा महंगे-महंगे कपड़ों से भरा हुआ था, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, उसके अलावा और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर कल्पना हैरान रह गई थी। वो कमरे के अंदर जाते हुए, सच में ये लड़का पागल हो गया है क्या? आखिर ये साबित क्या करना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है कि इसे मेरी बड़ी फ़िक्र है? जैसा यही मेरा सच्चा हमदर्द है। वो गुस्से से बड़बड़ करती हुई ये सब बोल रही थी। गुस्से से भरी वो वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल मन नहीं था उसका इस पार्टी में जाने का। वरदान की पत्नी के रूप में दुनिया के सामने आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जो कि उसकी माँ मंजू का था। अपनी माँ का नंबर देखते ही वो झट से फ़ोन उठा लेती है। हाँ माँ, आप ठीक हैं? पापा तो ठीक है ना? वो परेशान होते हुए बोलती है। सब ठीक है बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैंने तुझे कहा था ना कि एक बार वरदान के साथ घर पर आ जा। ये सुनते ही कल्पना झल्ला जाती है और वो झल्लाते हुए, माँ मैंने भी आपसे कहा था इससे पहले कि वो कुछ बोलती मंजू बीच में ही, लेकिन अब मुझे पता चला कि तू वरदान के साथ यहाँ पर क्यों नहीं आई। अभी अभी वरदान घर पर आया था और आज रात को होने वाली पार्टी के लिए पूरे मोहल्ले को इनवाइट करके गया है। यह सुनते ही कल्पना हैरानी से, क्या? हाँ बेटा, पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके इस तरह पार्टी देने से और तुम्हें सबके सामने अपनी पत्नी कहने से कम मोहल्ले वालों का मुंह बंद हो जाएगा। सब रिश्तेदार जो फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। जो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं हमारे बारे में, वो भी चुप हो जाएंगे। वैसे मन तो नहीं है हमारा इस पार्टी में आने का, लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा, वरना लोगों को और मौका मिल जाएगा बातें बनाने का। और मैं चाहती हूँ ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और तेरे पापा भी यही चाहते हैं कि ये किस्सा जल्दी ख़त्म हो जाए। चलो रखती हूँ बेटा, और पड़ोस की कुछ औरतें आई हैं, बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर मंजू फ़ोन कट कर देती हैं। कल्पना गुस्से से अपना फ़ोन वहीं पटकते हुए, बिल्कुल सही कहा आपने माँ, यह किस्सा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वरदान चाहे पूरी दुनिया के सामने गा दे कि मैं उसकी पत्नी हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। मैं उसके हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। जैसा वो चाहेगा वैसे वो मुझे न चाहेगा। वो गुस्से से ये सब बोल रही थी। खैर ऐसे ही दिन निकल जाता है और शाम होती है, और शाम होने के साथ ही कल्पना को रेडी करने के लिए 4 मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं, जो कि वरदान ने ही भेजे थे। बस वो खुद अभी तक नहीं आया था। अब कल्पना उन लोगों से भला क्या कहती? उनकी नज़र में तो कल्पना बहुत खुशकिस्मत है जिसकी वरदान से शादी हुई है और जो उसका इतना ध्यान रखता है। उसको रेडी करने आई एक लड़की, मैम आपने कौन सी ड्रेस फाइनल की है? वो उससे सवाल करती है। ड्रेस फाइनल करना तो दूर की बात, अभी तक तो कल्पना ने किसी सामान को ढंग से देखा भी नहीं था। वो लड़की फिर से, मैम कौन सी ड्रेस सिलेक्ट की है आपने? कल्पना कोई जवाब नहीं दे पाती है। क्या हुआ मैम? क्या आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सी ड्रेस पहने? कल्पना अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। वो बात बदलते हुए बोलती है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ मैम। मैं आपको कुछ ड्रेस ट्राई करवा देती हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, फिर आप वही पहन लेना। जहाँ एक और ना चाहते हुए भी कल्पना तैयार हो रही थी इस पार्टी में जाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अरमान भी तैयार हो रहा था। वरदान का इस कदर पूरे शहर को पार्टी देना और कल्पना की रेपुटेशन को बचाना, सीधा उसके अहम को चोट लगी थी।
इस वक्त वो अपने कमरे में था और तैयार हो रहा था और बेहद गुस्से से। तुम्हें क्या लगता है कि यह पार्टी देकर तुम अपनी बेइज्जती होने से बचा लोगी? नहीं मिसेज कल्पना ओबराय, असली मजा तो अब पार्टी में ही आएगा। वो गुस्से से यह सब बोल रहा था। इसके बाद वो किसी को फ़ोन करता है और कुछ समझाने लगता है। उसी देर में रात का अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में दूर से ही जगमगा रहा था बरदान का शानदार फार्म हाउस, जहाँ पर उसने पार्टी रखी थी। पूरी मीडिया को इनवाइट किया गया था, पूरे शहर को इनवाइट किया गया था और सब लोग हैरान थे कि जो बरदान मीडिया से, लाइमलाइट से, इन पार्टी से दूर रहता है, वो आज अचानक से पार्टी दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ पूरे शहर को अपनी वाइब से मिलाने के लिए। ये सबके लिए हैरानी की बात थी, रंजना और विनोद के लिए भी। उन दोनों को भी पार्टी का इनविटेशन मिला था और आखिर वरदान के माता पिता होने के नाते उनका वहाँ होना जरूरी था। हालांकि इनविटेशन वरदान ने नहीं भेजा था, उसके मैनेजर ने भेज दिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रंजना और विनोद को यही लगता है कि ये इनविटेशन वरदान ने भेजा है। बस इसी गलत फहमी के चलते वो भी उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अरमान उन दोनों को बिना बताए वहां से जाने के लिए निकल गया था। वरदान अपना सारा काम खत्म करके घर पर आता है रेडी होने के लिए। पार्टी में जाने का टाइम भी हो गया था। वहां पर मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया था। पूरा मीडिया वहां पहुंच गया था। सब लोग वरदान और उसकी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। उसका मैनेजर गौरव और उसके कुछ भरोसेमंद आदमी उसका सारा काम संभाल रहे थे। जो भी पार्टी में आ रहा था वो तारीफ करता नहीं थक रहा था। खैर वो घर के अंदर आता है। उसका एक सर्वेंट उसके लिए पानी लेकर आता है। वरदान पानी का गिलास अपने होठों से लगाते हुए, कल्पना मैम कहाँ है? सर, वो ऊपर अपने कमरे में है। वरदान पानी का गिलास वापस ट्रे में रखता है और लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। कल्पना को रेडी करने वाले जो भी लोग आए थे वो जा चुके थे। वो रेडी होकर सिर्फ वरदान का इंतजार कर रही थी, वो भी बेमन से। इस वक्त वो आईने के सामने खड़ी अपने गले में पहने हुए नेकलेस को सही कर रही थी। कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसे उस नेकलेस में। वो अभी भी अपने नेकलेस में उलझी हुई थी। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वरदान आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो उसकी नज़र जाती है सीधा कल्पना पर। ब्लैक कलर का बैकलेस गाउन, बालों का खूबसूरत बन बनाया हुआ और उन्हें गुलाब के फूलों से सजाया हुआ, कान में बड़े बड़े डायमंड के इयररिंग्स, चेहरे पर ग्लैमरस मेकअप, काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। उफ, क्या लग रही थी कल्पना। लेकिन वरदान का ध्यान इन सब पर नहीं था। उसका ध्यान जाता है कल्पना की उलझन पर, उसकी परेशानी पर। कल्पना इस कदर अपने नेकलेस में उलझी हुई थी कि उसको वरदान के आने का पता ही नहीं चलता। वो उस नेकलेस को उतारना चाहती थी, लेकिन उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो लगातार उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो रहा था उससे। तभी किसी की उंगलियों का एहसास उसे अपनी पीठ पर महसूस होता है। उसके पूरे बदन में एक सैरन सी दौड़ जाती है। वो झट से नजरें ऊपर करके सामने देखती है तो सामने लगे आईने में उसे पीछे खड़े वरदान नजर आता है, जो उसके नेकलेस को खोलने में उसकी हेल्प कर रहा था और ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां कल्पना की पीठ को छू रही थी। कल्पना उसे देखकर मन ही मन पूरे गुस्से से भर जाती है। वो मन में, इतना अच्छा होने का नाटक कैसे कर लेते हैं लोग, और क्यों कर रहा है ये सब। अगले ही पल वरदान उसका नेकलेस खोल देता है और उसे उसके गले से निकालकर सामने टेबल पर रख देता है। लेकिन एक लफ्ज तक नहीं बोला था उसने और ना ही नज़र उठाकर कल्पना की तरफ देखा था। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कल्पना की गुस्से की भरी आवाज़ उसके कानों में टकराती है। कितना दिखावा करोगे मिस्टर वरदान, और कब तक करोगे ये अच्छे होने का नाटक? और साबित क्या करना चाहते हो तुम? यह पार्टी, ये पूरे शहर को इनविटेशन देना, मेरे घर वालों को बुलाना, मेरे मोहल्ले वालों को बुलाना, आखिर साबित क्या करना चाहते हो तुम कि तुम बहुत अच्छे हो? तुम्हें मेरी फिक्र है, मेरे परिवार की फिक्र है? मतलब क्या है इन सब का? वो बहुत गुस्से से बोल रही थी। वरदान कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन कल्पना वो एकदम उसके सामने जाते हुए, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो। ये सब दिखावा करके, दुनिया के सामने ये नाटक करके तुम मेरी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हो ना? सिर्फ और सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। जोर ज़बरदस्ती से तुम मुझे हासिल नहीं कर पाए तो तुमने ये तरीका निकाला। कल्पना को अंदाज़ा नहीं था कि वो गुस्से में क्या क्या बोले जा रही है, लेकिन उसकी कही ये बातें वरदान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी।
उसकी बातें सुनकर वो भी पूरी गुस्से में भर जाता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। वो अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से कल्पना को घूरता है और एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर पीछे दीवार से लगा देता है, खुद उसके बेहद करीब जाते हुए। जहाँ मेरी गलती होती है वहाँ मैं एक लफ्ज तक नहीं बोलता, लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सामने वाले को बोलने नहीं देता। और इस वक्त तुम गलत हो। इतनी देर से तुम्हारी सब बातें सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी गलती पता है। पर पर अभी अभी जो बकवास की तुमने वो बर्दाश्त नहीं हुई है मुझे। ये घटिया हरकतें नहीं करता वरदान ओबराय। अगर तुम्हें हासिल ही करना होता तो इतनी देर नहीं लगाता मैं। पहली रात ही तुम्हारे साथ। यह कहता हुआ वो उसकी बाजू झटक देता है और फिर गुस्से से भरा वो स्टडी रूम में चला जाता है। कल्पना अपने आंसू भरी नजरों से उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसके अंदर गुस्से की ज्वाला दहक रही थी। कब तक मिस्टर ओबराय, कब तक? आखिर कब तक तुम अपने गुस्से पर काबू पाओगे? और कितने दिन तक पाओगे? एक ना एक दिन तो ये तुम्हारा गुस्सा बाहर आएगा ही। एक ना एक दिन तो तुम्हारी असलियत, तुम्हारा असली चेहरा जिस पर तुमने नकाब पहन रखा है, अच्छे होने का नकाब, वो सामने आएगा ही। तुम्हारे उस चेहरे को मैं बहुत जल्द सबके सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि दम घुटता है मेरा इस घर में, इस कमरे में, तुम्हारे आसपास होने से, तुम्हारे वजूद से। तुम्हें मुझसे शादी ही करनी थी तो कोई और तरीका अपनाते और कुछ करते, लेकिन जो तुमने मेरे पापा को मोहरा बनाया, उनकी रेपुटेशन तक को तुमने दांव पर लगा दिया, उनकी जान को दांव पर लगा दिया तुमने। ये तुमने ठीक नहीं किया। और उसके बाद तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊंगी। तो नहीं मिस्टर बरदान, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी मजबूरी है जो मुझे इस घर में तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन यह मजबूरी ज़्यादा दिन की नहीं है। बेहद गुस्से से वो मनी मन ये सब सोच रही थी। फिर वो अपने आंसू साफ करते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाती है। स्टडी रूम के अंदर बरदान अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठा था। कल्पना की कई बातें अभी तक उसके जहन में घूम रही थीं कि वो ये सब उसको हासिल करने के लिए कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था वो। उसे तो कुछ नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन आज कल्पना ने उसे बहुत गलत समझ लिया, इतना गलत जो वो कभी हो ही नहीं सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको कुछ भी। ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग करता है, जो कि उसके मैनेजर गौरव का था। वरदान अपनी सोच से बाहर आता है और फ़ोन उठाता है। सामने से गौरव। सारे मेहमान आ चुके हैं सर, पूरा मीडिया आ चुका है। आप कब तक पहुंच रहे हैं? गौरव जल्दी जल्दी उससे सवाल करता है। आता हूँ थोड़ी देर में, इतना कहकर वरदान फ़ोन कट कर देता है और फिर पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगता है। कुछ देर में वो रेडी होकर बाहर आता है। ब्लैक कलर के टक्सीडो सूट में वो बहुत जच रहा था। क्या गजब की पर्सनालिटी लग रही थी उसकी। कल्पना अभी भी सोफे पर बैठी थी। ना तो वो उसकी तरफ देखती है और ना वरदान कल्पना की तरफ। ना तो वरदान का गुस्सा अभी तक शांत हुआ था और ना कल्पना का ही। वरदान अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए, नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में नीचे आ जाना, इतना कहकर वो लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ वहां से चला जाता है। कल्पना एक बार फिर मन महसूस कर रह जाती है। उसे तो यह था कि उसने वरदान को इतना गुस्सा दिला दिया है, वो गुस्से से अंदर चला गया है तो शायद अब वो ये पार्टी कैंसिल कर देगा। लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। मन मारकर वो उठती है, खुद को एक नज़र आईने में देखती है और फिर वो भी वरदान के पीछे चल देती है। वरदान गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था और ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ था। कल्पना आती और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है, वो सब फार्म हाउस की तरफ। वरदान गाड़ी की सीट के एक कोने में बैठा था और कल्पना दूसरे कोने में। बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली था और दोनों में कोई बातचीत नहीं। बातचीत तो दूर की बात, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। उधर पार्टी में अरमान पहुंच गया था और वो इतना शांत तो नहीं रहने वाला था, कुछ ना कुछ तो वो करने वाला था। रंजना और विनोद जी वहाँ पहुँच गए थे। कल्पना का परिवार, उसके रिश्तेदार, उसका पूरा मोहल्ला भी वहाँ पहुँच गया था और वो सब आंखें फाड़े ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हों। कुछ कल्पना के लिए खुश थे कि चलो उसको एक अच्छा घर मिला, एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, लेकिन कुछ थे जो उसकी किस्मत से चिढ़ रहे थे, जिन्हें कि लग रहा था कि कल्पना इस सब के लायक नहीं है, यह शानो शौकत उसकी औकात से बाहर है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें लग रहा था कि कल्पना की जगह तो उनकी बेटी होनी चाहिए वरदान के साथ। और कुछ तो ऐसे रिश्तेदार थे जो अपनी बेटी को, जो अभी यही चाहते थे कि कल्पना और वरदान की शादी टूट जाए,
ताकि वरदान अकेला हो जाए और फिर वह आराम से अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दे। इसलिए वो अपनी बेटियों को भी तैयार करके वहाँ लेकर आए थे कि शायद वरदान की नज़र उन पर पड़ जाए। और वो भी कल्पना की चाची लता, जो अपनी बेटी पूर्वी को साथ लेकर वहाँ आई थी। असल में उसको वरदान से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था वरदान के पैसों से, उसकी दौलत से। मिडिल क्लास कल्पना का एकदम से इतने अमीर आदमी के साथ रिश्ता जोड़ना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। भले ही वो ऊपर से दिखा रही थी कि वो कल्पना के लिए कितनी खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलन के मारे मरी जा रही थी। और सच में ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में, जो ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि वो हमारे लिए कितने खुश हैं, हमारे दिल को खुश करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमसे कितनी नफ़रत करते हैं कि कोई नहीं जान सकता। हालाँकि पूर्वी ऐसी नहीं थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी, सुंदर भी थी और कल्पना और उसका प्यार भी बहुत गहरा था। उन दोनों का प्यार, दोनों की दोस्ती लता को कभी रास नहीं आई थी। पूर्वी अपनी माँ के इरादों से अनजान थी, वो तो बस कल्पना से मिलने आई थी, उसे बधाई देने आई थी। वो लोग रहते तो इसी शहर में थे, पर कल्पना के घर से दूर रहते थे। इतनी बेसब्री से कोई वरदान का इंतजार नहीं कर रहा था जितना लता कर रही थी। खैर, पार्टी अपने पूरे स्वभाव पर थी, हर कोई अपनी तरफ से एंजॉय कर रहा था। उधर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वरदान और कल्पना खामोशी से अपना चेहरा फेर कर बैठे हुए थे। तभी गाड़ी के सामने एकदम से एक छोटा सा पप्पी आ जाता है और ड्राइवर को एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अब इस चीज के लिए ना तो वरदान तैयार था, ना ही कल्पना। जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो कल्पना खुद को संभाल नहीं पाती और वो सामने टकराने वाली होती है, लेकिन तभी उसे थामने के लिए वरदान के हाथ कब उसकी पीठ पर चले जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। वरदान उसे कसकर पकड़ लेता है। वरदान उसके इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें कल्पना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं, पर वरदान उसे ही देख रहा था। अब जाकर उसने कल्पना पर ध्यान दिया था कि वो कितनी सुंदर लग रही है। कल्पना अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है तो उसे एकटक अपनी तरफ देखता पाती है। वरदान की गहरी नज़रें उसे एक अलग एहसास करवा रही थी। वो एकदम से उसे खुद से दूर कर देती है और बेरुखी से अपना चेहरा फेर लेती है। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा वरदान, कभी भी नहीं। मेरे मन में, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। क्योंकि जो एहसास, जो फीलिंग्स किसी खास के लिए हमारे दिल में पनपने लगते हैं, हमें किसी के लिए कुछ महसूस होने लगता है, वो एहसास तो मेरे दिल में पहले ही किसी के लिए आ चुके हैं। मैं पहले ही किसी के लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी के लिए ये सब महसूस किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में नमी तैर जाती है और वो अपनी आंखें मूंद लेती है। जैसे ही आंखें बंद करती है तो अनदेखा सा चेहरा उसके जहन में घूम जाता है। उसे याद आता है कि उसकी शादी के कुछ दिन पहले, मतलब जब तक वरदान उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था, उससे कुछ दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तूफ़ानी बारिश जो कुछ भी तबाह कर सकती थी। कल्पना उस वक्त अपनी बैंक से वापस अपने घर जा रही थी। शाम का वक्त था और बारिश की वजह से अंधेरा कुछ जल्दी ही हो गया था। उस वक्त वो ऑटो में बैठी थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी ऑटो वाला ज़ोर से ब्रेक मारता है। क्या हुआ भैया, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? मैडम जी, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम है। कल्पना घड़ी में टाइम देखते हुए, ओहो, मैं तो पहले ही लेट हो गई हूँ और ऊपर से ये बारिश, अब ये जाम। रहने दीजिए, मैं यहाँ से पैदल ही चली जाऊंगी। वो ऑटो से उतर जाती है, उसको पैसे देकर आगे बढ़ जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में वो पूरी भीग गई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ रही थीं। देखो कैसे घटिया और बदतमीज लोग हैं इस धरती पर, जो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। आज अगर ये लड़का वक्त पर आकर इस बच्ची को नहीं बचाता तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। यह सब सुनकर कल्पना मजबूर हो जाती है उन औरतों से जाकर ये पूछने के लिए कि आखिर हुआ क्या। वो औरत उसे बताती है कि अभी कुछ देर पहले लगभग 5 साल की एक मासूम बच्ची को कोई जबरदस्ती अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा था। पता नहीं बेचारी के साथ क्या करता, शायद उसे आगे भेज देता या उसके हाथ पैर कटवाकर उससे भीख मंगवाता, या शायद खुद ही उसके साथ कुछ गलत काम करता। वो बच्ची बुरी तरह से रो रही थी। उसकी माँ उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी और जो उसे लेकर जा रहा था वो इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है, जो किसी से नहीं डरता, पुलिस से भी नहीं। लेकिन इससे पहले वो उस बच्ची के साथ कुछ गलत करता, तभी वो देवता इंसान जो वो काली गाड़ी के पास खड़े हैं, वो किसी फरिश्ते की तरह आई और उस बच्ची को बचा लिया और उस गुंडे को भी अच्छा सबक सिखाया।
भगवान उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, वरना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हम गरीबों पर तरस खाते हैं। इतना कहकर वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। कल्पना पीछे मुड़कर देखती है। ब्लैक कलर की गाड़ी के पास एक लड़का खड़ा था। अच्छी खासी हाइट, अच्छी पर्सनालिटी, वाइट कलर की शर्ट जो कि बारिश में भीगने की वजह से पूरी उसके बदन से चिपक गई थी, पर उसका चेहरा दूसरी तरफ था। कल्पना उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो अभी भी उस प्यारी सी बच्ची के साथ खेल रहा था। उसने अपनी शर्ट के दोनों बाजू को फोल्ड करके ऊपर की तरफ कर रखा था, जिससे उसकी कलाई पर बना एक टैटू नजर आ रहा था। सिर्फ यही पहचान थी उसकी। पता नहीं क्यों पहली बार कल्पना किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अच्छा लगा उसे ये जानकर कि आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। उसके कदम उस लड़के की तरफ बढ़ जाते हैं। वो उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन नहीं देख पाती। इससे पहले कि कल्पना वहां तक पहुंचती, वो लड़का अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। अरे, ये तो चला गया। पहली बार कल्पना के दिल में हलचल हुई थी। भले ही अरमान कल्पना को लेकर कुछ फील करता था, लेकिन कल्पना के दिल में कभी उसके लिए कोई फीलिंग नहीं आई थी। और ये बात उसने अरमान को साफ साफ बता रखी थी कि वो एक दोस्त के अलावा उसे किसी दूसरी नज़र से देख ही नहीं पा रही है। लेकिन अरमान भी अपनी एक तरफा मोहब्बत में वो सुनना और समझना नहीं चाहता था। जो एहसास अरमान अपने लिए चाहता था वो कल्पना के दिल में आए तो सही, लेकिन उस अनजान शख्स के लिए आए, उस टैटू वाले के लिए आए। उसके बाद ऐसे ही 2-3 बार उसे वो टैटू वाला नजर आया, लेकिन हर बार वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। जितनी बार वो उसे मिला, उतनी बार वो किसी न किसी की हेल्प करता ही मिला। कोई ना कोई अच्छा काम करता हुआ ही मिलता, किसी की हेल्प करता हुआ मिलता। पता नहीं क्या हुआ उसे कि वो बिना उसे देखे, बिना उसे जाने ही उससे अटैच हो रही थी। आज उसे पता चला था कि एक तरफा मोहब्बत क्या होती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मोहब्बत तक पहुंचती, उसे अंजाम देती, उससे पहले ही वरदान उसकी ज़िंदगी में आ गया। अपने पापा की ज़िंदगी खतरे में देखकर, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान खतरे में देखकर उसने वरदान से शादी तो कर ली, लेकिन वो उस लड़के को भूल नहीं पाई। वरदान ने उसके पापा को मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल किया। इस बात का गुस्सा तो कल्पना को था ही साथ उसे इस बात का ज़्यादा गुस्सा था कि वरदान की वजह से उसने उस इंसान को खो दिया जिसके कभी वो सपना देखा करती थी, जैसा जीवन साथी वो चाहती थी। और यही वजह थी कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। यही सब सोचते सोचते कब फार्म हाउस आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। उनकी गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकती है। वरदान गाड़ी से बाहर आता है और फिर खुद जाकर कल्पना के लिए दरवाज़ा खोलता है और अपना हाथ उसके सामने करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। लेकिन कल्पना इस बार भी बेरुखी से अपना चेहरा फेर लेती है। वरदान खुद पर काबू पाता है और हल्का सा झुककर अपना चेहरा कल्पना के चेहरे के बेहद करीब ले जाते हुए, बाहर पूरा मीडिया खड़ा है, पूरा शहर खड़ा है, यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं, तो कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं। वो गुस्से से बोलता है। वरदान अपना ये रूप कल्पना को तब दिखाता था जब वो उसकी कोई बात नहीं मानती थी। पहले वो बहुत आराम से उसको मनाने की कोशिश करता था, लेकिन जब कल्पना नहीं मानती थी, तब उसे मजबूरन उस पर गुस्सा करना पड़ता था, जैसा कि अब उसने किया। यह कहता हुआ वो मजबूती से उसका हाथ पकड़ता है, इतनी मजबूती से कि कल्पना चाह कर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पाती है, और वो उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। जैसे ही दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कुछ कदम चलते हैं कि सारा मीडिया वहाँ आ जाता है उन दोनों की फ़ोटो खींचने के लिए। सब लोग बस वरदान की वाइफ की एक झलक पाना चाहते थे। बड़ी बेसब्री से अंदर उन दोनों का इंतजार हो रहा था, और वहीं अरमान भी बेसब्री से कल्पना का इंतजार कर रहा था। जैसे वो दोनों अंदर एंट्री लेते हैं तो वहाँ खड़े सबकी नज़र थम जाती है उन दोनों को देखकर। दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे, दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। और कल्पना, उसकी तो खूबसूरती इस तरह निखर कर आई थी कि उसने खुद भी नहीं सोची थी। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, हालात को समझते हुए उसने अपने होठों पर नकली मुस्कान सजा रखी थी, लेकिन वो नकली मुस्कान भी असली मुस्कान का काम कर रही थी। उसकी चाची तो उसके ठाट बाट देखकर, उसकी महंगी ड्रेस देखकर, उसकी हीरे की ज्वेलरी देखकर और उसके पति को देखकर जल भुन कर राख हो गई थी। वहीं अरमान भी दोनों को इस तरह साथ में देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। अपनी एक तरफा मोहब्बत में
वो कल्पना की दोस्ती को भी भूल गया था। वो दोनों को इस तरह साथ देखकर पूरा गुस्से से भर गया था। सारे मेहमान वरदान के पास आकर उसको बधाई दे रहे थे और वरदान भी सबसे अच्छे से मिल रहा था। तभी उसकी नज़र रंजना और विनोद पर पड़ती है। दोनों को वहां देखकर उसके होठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तभी उसका मैनेजर उसके पास आते हुए, सर वो वरदान बीच में ही, इन लोगों को किसने बुलाया? वो धीरे से पर गुस्से से गौरव से सवाल करता है। उसका सवाल सुनकर एक पल के लिए तो कल्पना भी हैरान रह जाती है। गौरव डरते हुए, वो सर, कार्ड तो मैंने ही भेजा था, आपके मम्मी पापा। वो अभी बोल ही रहा था कि वरदान उस पर बरसते हुए, ये दोनों मेरे कोई नहीं है, अभी के अभी रवाना करो इन्हें यहाँ से। गौरव एकदम से, बट सर, ऐसे सबके सामने? कल्पना भी समझ रही थी कि गौरव क्या कहना चाहता है। वो वरदान की तरफ घूरते हुए, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे भाषण दे रहे थे कि मीडिया है, पूरा शहर है, वगैरह वगैरह, कोई तमाशा मत करना। और अब खुद क्या कर रही हो तुम? अब तमाशा नहीं बनेगा? कल्पना भी गुस्से से बोलती है। यह सुनकर गौरव की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं कि ये किस तरह से वरदान सर से बात कर रही है। वरदान भी उसकी तरफ हैरानी से देखता है, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि कल्पना जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। खामखा तमाशा बनेगा। वो एक नज़र विनोद और रंजना की तरफ देखता है और फिर कल्पना का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी तरफ चला जाता है, जहां दोनों के बैठने के लिए शानदार स्टेज लगी हुई थी। मीडिया भी उनके पीछे ही था। अभी तक कल्पना को अपने माँ बाप से मिलने का भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि मेहमान इतने सारे थे और हर कोई उनसे मिलने के लिए बेताब था। वरदान का मैनेजर गौरव और बाकी के कुछ लोग सारा इंतजाम बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। वरदान और कल्पना स्टेज पर रखे शानदार सोफे पर बैठ जाते हैं। वो दोनों साथ में बैठे हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मीडिया तो बार बार उनकी फ़ोटो खींचता जा रहा था। जहाँ यह सब देखकर कल्पना की चाची अंदर ही अंदर बुरी तरह जल रही थी, वहीं उसकी बहन पूर्वी उसके लिए बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। वो चहकते हुए अपनी माँ की तरफ देखती है। कल्पना कितनी सुंदर लग रही है ना मम्मी? और जीजू की भी क्या पर्सनालिटी है, और दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों को किसी की नज़र ना लगे, वो दोनों को दिल से दुआ देती है। बदले में उसकी माँ उसे घूरते हुए मन में, ये लड़की हमेशा बुद्धू की बुद्धू ही रहेगी। यहाँ मैं इसको कल्पना की जगह फिट करने के लिए लेकर आई हूँ और ये उसको दिल से दुआ दे रही है कि वो हमेशा वरदान के साथ रहे। पर पूर्वी, तू कितनी ही दुआ कर ले, पर मैं वरदान और कल्पना की ज़िंदगी में ऐसी आग लगाऊंगी कि ये दोनों कभी साथ नहीं रहेंगे। कल्पना को तो वरदान की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर रहूंगी मैं, और उसकी जगह तुझे उस मुकाम तक पहुंचा कर रहूंगी जहाँ आज कल्पना बैठी है। वो बेहद गुस्से से मन ही मन बोल रही थी। उधर सारे मेहमान एक एक करके वरदान और कल्पना के पास जाकर उनको बधाई दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे उनके साथ। वरदान बैठा जरूर था कल्पना के साथ, लेकिन उसका पूरा ध्यान अरमान पर था। अब अरमान कुछ कल्पना के साथ गलत करना चाहे और वरदान को पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। वो देखता है कि अरमान किसी से फ़ोन पर बात करते करते एक साइड पर चला गया है। वो इशारे से अपने मैनेजर गौरव को स्टेज पर बुलाता है और स्टेज पर सब संभालने को बोलकर खुद वहाँ से एक्सक्यूज़ मी बोलकर निकल जाता है। वो अरमान के पीछे जाता है। अरमान पार्टी से दूसरी तरफ चला गया था और एक कोने में खड़ा वो किसी से बात कर रहा था। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पूरे मीडिया के सामने कल्पना से ऐसा सवाल करना है जिससे वो शर्म से पानी पानी हो जाए। जैसे कि कितने सालों से रिश्ता, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत मेरे साथ और शादी मेरे भाई के साथ, ऐसा क्यों? बस इन सवालों को इस तरीके से उससे पूछना कि कल्पना से कोई जवाब देते ना बने। मीडिया को एक अच्छा खासा मसाला मिल जाएगा। तुम्हारा एक सवाल और मीडिया उसके 10 सवाल अपने आप बना लेगा। शब्दों के जाल में ऐसा फंसा उसे कि वरदान भी उसके लिए कुछ न कर पाए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कल्पना, पर मुझसे बच नहीं सकती। आज तो तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करके रहूंगा। बेहद गुस्से से अरमान ये सब बोल रहा था। तभी पीछे से वरदान ताली बजाते हुए, वाह, बहुत खूब, बहुत सही जा रहे हो तुम, बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम, यह कहता हुआ वो बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे के भाव एकदम से सख्त थे। साफ पता चल रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया है। अरमान उसे वहां देखकर हैरान हो गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वरदान वहां पर आ सकता है।
और उसकी बातें सुन सकता है। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। वरदान गुस्से से, एक तरफ तुम अपने प्यार का दम भरते हो कि तुम उससे प्यार करते हो या करते थे, और दूसरी तरफ उसे बदनाम करने की कोशिश करते हो। ये कैसा रिश्ता है? ये कैसा प्यार है? ये कैसी दोस्ती है? वरदान बहुत गुस्से से बोल रहा था। अगले ही पल अरमान भी उतने ही गुस्से से। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इन सब के बारे में आप ना ही बोलें तो बेहतर होगा। आपके मुंह पर यह सब बोलना कुछ ठीक नहीं लगता, और वैसे भी मैं ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा बनने के लिए आपने और उस कल्पना ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में जो उसने मुझे छोड़ दिया? और बाय द वे, आप होते कौन है मुझसे ऐसे सवाल जवाब करने वाले? आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? वो अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोलता है। वरदान बिना किसी भाव के, फिक्र क्यों नहीं होगी, मेरी पत्नी है वो। वरदान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है। अरमान 2 कदम उसके पास जाता है और निडर होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, जो आज आपकी पत्नी है ना, वो मेरा प्यार हुआ करती थी, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ थी वो। वरदान हल्का सा मुस्कुराकर, प्यार, मोहब्बत? अगर प्यार करते तो आज यूं उसके खिलाफ साजिश न करते, उसे बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं रचते। अरे प्यार तो छोड़ो, तुमने तो अपनी दोस्ती भी नहीं निभाई, और एक वो है जो अपनी दोस्ती निभाने के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए तुम्हारी नज़र में बुरी बन गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। उसने खुद को तुम्हारी नज़रों में गिरा लिया, सिर्फ और सिर्फ यह सोचकर कि तुम अपनी ज़िंदगी खराब ना कर लो, और बदले में तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? यह घटिया सी प्लानिंग, उसे बदनाम करने की साजिश। यह सुनते ही अरमान की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या? क्या कहा आपने? कल्पना ने जानबूझकर वो उससे सवाल करता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता अरमान, यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मजबूर किया था मैंने उसे मुझसे शादी करने के लिए, उसके पापा की जान को खतरे में डालकर, उनका मान सम्मान दांव पर लगाकर उसे मजबूर किया मैंने ये सब करने के लिए, और उसके पास कोई रास्ता नहीं था मेरी बात मानने के अलावा। उसे परेशान किया, उसे तंग किया, उसे मुसीबत में डाला, लेकिन इतनी तकलीफ सहने के बाद भी उसने तुम्हारे प्रति अपनी दोस्ती निभाई, अपना फर्ज निभाया, और एक तुम हो। जैसे जैसे अरमान के सामने सच आ रहा था, वैसे वैसे वो अपनी नज़रों में गिरता जा रहा था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वरदान उसे गुस्से से घूरते हुए, अगर अब भी तुम्हें यह लगता है कि कल्पना की गलती है, तो जाओ, करो जो करना है, पर कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि अब वो कल्पना वरदान ओबराय है। उसके मान सम्मान पर आँच नहीं आने दूंगा मैं। बदला लेना है तो मुझसे लो, पर उसे बीच में मत लाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, इस बात से अनजान कि वहीं छिपकर खड़ी कल्पना की चाची ने सब सुन लिया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।